जय हिंद दोस्तों। आप सभी को जे ऑनलाइन शिक्षा में स्वागत। हम सब पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास के पहला चैप्टर संख्या पद्धति, यानी कि हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं संख्या पद्धति के बारे में और प्रश्नावली 1.1 समाप्त कर चुके हैं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। यह हमारा दूसरा लेक्चर है, यानी यह हमारा दूसरा वीडियो है इस संख्या पद्धति चैप्टर का। आइए हम देखते हैं इस प्रश्नावली में किस तरह के क्वेश्चन दी गई है और उसको हल करते हैं। यानी कि प्रश्नावली कौन सा है हमारा, यानी कि 1.2 है। क्लास 9th क्लास का संख्या पद्धति चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 हम बनाने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं और समझाने का इसको पूरा प्रयास करते हैं। इसमें दिए गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। इसमें क्या बोला है, जो नीचे कथन दिए गए हैं यह सत्य या असत्य है, या सही या गलत है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। बोला है कारण के साथ अपने क्या करना है, उत्तर देना है। यानी जो यह कथन कर रहा है, जो यह क्वेश्चन में बोला जा रहा है, क्या यह बात सत्य है या असत्य है। और सत्य है तो उसे कारण भी बताना, अगर असत्य है तो उसका भी क्या करना है, कारण हमें बताना है। क्वेश्चन क्या कहता है, आइए क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करते हैं हम। बोलता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, बोला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती हैं क्या वह वास्तविक संख्याएं होते हैं। आइए इसकी जानकारी के लिए हम आपको प्रश्नावली 1.1 से पहले कुछ बेसिक बताए थे इस चैप्टर का, उसमें वास्तविक संख्या के बारे में हम जिक्र किए थे। यानी कि वास्तविक संख्या देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं को दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में। सबसे हमारा पहला होता है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, और दूसरा होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हमारा पहला होता है परिमेय संख्या, दूसरा अपरिमेय संख्या। यानी कि वास्तविक संख्या, यानी जो भी वास्तविक संख्या होती है उसी संख्या में से कुछ परिमेय संख्या भी हो जाते हैं और कुछ अपरिमेय संख्या हो जाते हैं। यानी जितने भी वास्तविक संख्याएं होगा उसमें से कुछ परिमेय होगा और कुछ क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अगर आपसे पूछा जाता है क्या सभी, देखिए वास्तविक संख्या में से कुछ परिमेय में चले जाते हैं, कुछ अपरिमेय संख्या में चले जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या सभी परिमेय संख्या, यानी जो भी यहाँ पे परिमेय संख्या दिया गया है, यानी सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्योंकि जो परिमेय संख्या है कहाँ से आ रही है, वास्तविक संख्या से आ रही है, तो सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। अगर पूछा जाए क्या सभी अपरिमेय संख्या, यानी जितने भी अपरिमेय संख्या है क्या सभी वास्तविक संख्या है, तो सभी वास्तविक संख्या हो सकती है। क्यों, क्योंकि जितने भी परिमेय संख्या निकल के कहाँ से आती है, वास्तविक संख्या से निकल के आते हैं। और जितने भी परिमेय संख्या और जितने भी अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या कहाँ से आते हैं, वास्तविक संख्या से। तो सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकते हैं। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्याएं क्या परिमेय संख्या हो सकती है, नहीं हो सकते हैं। तो सभी वास्तविक में से कुछ ही परिमेय संख्या हो सकता है और कुछ ही अपरिमेय संख्या हो सकती है। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, क्या पूछा है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, यानी इस अपरिमेय संख्या में जितनी भी संख्याएं होगी क्या यह सभी वास्तविक संख्या होगी जी, बिल्कुल होगी। क्योंकि सभी अपरिमेय संख्याएं कहाँ से निकल के आते हैं, वास्तविक संख्या से निकल के आते हैं। कुछ पूरा इसी वास्तविक संख्या से अपरिमेय भी निकल के आता है, इसी वास्तविक संख्या से परिमेय भी आता है। तो जितने भी अपरिमेय संख्या होगी वो सभी क्या हो सकती है, वास्तविक संख्या हो सकती है। क्योंकि अपरिमेय संख्या जो भी होती है वो कहाँ से आती है, वास्तविक संख्या से ही आती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, हाँ होती है। यानी यह हमारा कथन क्या है, सत्य है। क्या है, यह कथन हमारा सत्य है।
अब यहाँ पे हम हल में लिख सकते हैं, सत्य। क्या लिख सकते हैं? सत्य। हमें पूछा है सत्य या असत्य, बोला कारण भी बता दीजिए। अब बोलेंगे यहाँ पे प्रत्येक सत्य, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं सत्य क्योंकि क्योंकि प्रत्येक क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। सत्य क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है, यानी सत्य क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वास्तविक संख्या हो सकती है। क्यों हो सकती है अभी आपको बताएं। जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं कहां से निकल के आते हैं? वास्तविक संख्या से आते हैं। कहां से आते हैं? वास्तविक संख्या। इसलिए बोले सत्य क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकती है। आइए अब अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या दिया है? क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है? हमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जो संख्या रेखा होती है उसका प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जी। आइए हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। मान लीजिए कि यह संख्या रेखा है। क्या है? संख्या रेखा है। इस संख्या रेखा पे कुछ अंकों को हम दर्शा दें कि तभी संख्या रेखा कहलाएगी। यह अब बताइए संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जी, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या। यानी कि मान लीजिए बोला है रूट एम। क्या बोला हमें? रूट एम। यानी रूट एम, एम क्या है? एक प्राकृतिक संख्या। तो क्या संख्या रेखा सभी जो बिंदु दिखाई दे रहे हैं जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो क्या सभी जो रूट एम जो बोला है हमें, तो क्या अगर किसी भी संख्या या कोई भी बिंदु रूट एम की जगह पर अगर रखते हैं हम, तो क्या वो रूट एम के रूप में दिखाई देगा जी? यानी ये हमें पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, हाँ या नाम बताना, सत्य या असत्य है। तो बोला है क्या? रूट एम के रूप का होना चाहिए, यानी रूट में होना चाहिए, ना कि वो रूट से बाहर आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे इसके जगह पे अगर रूट 4 रखते हैं, क्या रखते हैं? रूट 4 रखते हैं। 4 एक प्रकार क्या है? संख्या रेखा का एक बिंदु है। एम क्या? एक प्राकृतिक संख्या है। तो 4 भी क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कहीं से भी हम, यानी इसमें कहीं से भी हम एक क्या प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को। यानी यहाँ से कोई भी संख्या को अगर रूट के अंदर हम रखते हैं तो क्या वो रूटे में ही रहेगा जी? क्या रूट से वो बाहर नहीं निकल सकता है? आइए देखते हैं। अगर रूट 4 को हम देखेंगे तो इसका मान कितना होता है? 2 होता है। ये तो रूट से बाहर आ गया। हमें क्या बोला है? क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, क्या संख्या रेखा का प्रत्येक जो बिंदु है इधर वो रूट एम का रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी एम की जगह पर आपको क्या रखना है? सिर्फ प्राकृतिक संख्या रखना है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आपको बताया गया है। यानी गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की संख्या को कोई भी मान आप m की जगह पर रख के चेक कीजिए, क्या वह रूट में ही रह जा रहा है कि रूट से बाहर निकल रहा है। तो जैसे हम 4 रखेंगे यहाँ पे, तो रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है। ये रूट के अंदर तो रहा नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है, लिखेंगे असत्य। यानी कि यह कथन क्या है? असत्य, गलत है। क्योंकि क्योंकि रूट 4 क्योंकि रूट 4 का मान 2 होता है। यानी कि
हम बोल सकते हैं √4 का मान क्या होता है? असत्य। क्योंकि √4 का मान 2 होता है जो रूट में रूट में रूट एम को, या ऐसे बोल सकते हैं रूट एम को नहीं दर्शाता है। ये असत्य क्यों है? हमें बोला है क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m का हो सकता है, और m क्या है? एक प्राकृतिक संख्या, यानी m की जगह पर कोई भी आप प्राकृतिक संख्या रख के चेक कीजिए क्या वो √m, यानी रूट के अंदर ही संख्या रहेगी? नहीं। अगर हम वहाँ पे एक √1 रखेंगे तो वो अंदर आ सकती है, लेकिन जैसे वहाँ पे हम m का मान 4 रखेंगे तो √4 का मान कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा, जो रूट के अंदर तो है नहीं 2। √4 का मान कितना? 2 आ जाएगा। जो 2 है क्या रूट के अंदर है? नहीं, रूट से क्या बाहर निकल गई। वह इसीलिए बोले असत्य, क्योंकि √4 का मान 2 होता है जो √m को नहीं दर्शाता है, यानी रूट के अंदर वह नहीं दर्शाता है, इसलिए क्या है हमारा? असत्य है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। यानी कि हमारा तीसरा दिया हुआ है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या हो सकती है जी। अभी इसके बारे में बताएं। बोला है क्वेश्चन में, यहाँ पे प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है, संख्याएं एक अपरिमेय संख्या होती है। आप बताइए, यानी वास्तविक संख्या को दो रूप में बांटते हैं, एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या। यानी वास्तविक संख्या में से कुछ हो गए परिमेय संख्या, कुछ अपरिमेय संख्या। अब हमसे क्या बोला कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती है क्या सब अपरिमेय संख्या होती है? नहीं, गलत है। क्यों? क्योंकि सभी वास्तविक संख्याओं में से कुछ परिमेय भी संख्या होती है और कुछ अपरिमेय संख्या होती है। हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं क्या अपरिमेय संख्या होती है? जो कथन यह कहा जा रहा है, यह कथन क्या है? गलत है, यानी यह असत्य कथन है। क्यों असत्य है? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय भी संख्या हो सकती है, अपरिमेय भी संख्या हो सकती है, इसलिए हम बोलेंगे असत्य। क्या बोलेंगे? असत्य। यह कथन जो कहा जा रहा है गलत कहा जा रहा है। क्यों गलत कहा रहा है जी? क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्या होती है, अपरिमेय भी होती है। तो कैसे अपरिमेय बोल सकते हैं? सभी तो अपरिमेय हो नहीं सकते, कुछ परिमेय भी होंगे, कुछ क्या होंगे? अपरिमेय भी संख्या होंगे। इसलिए प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, असत्य। अब यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक प्रत्येक वास्तविक संख्या प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। असत्य। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 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 कुछ क्योंकि कुछ परिमेय भी संख्याएं होती है, क्योंकि कुछ परिमेय परिमेय संख्याएं भी होती है। यानी कि यह कथन हमारा गलत है, यानी असत्य है। क्यों असत्य है? असत्य कथन में जो बोला उसकी सबसे हमारे आंसर हो गया असत्य। कारण में बताना है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि कुछ परिमेय संख्या भी क्या होती है। वास्तविक संख्या में कुछ अपरिमेय भी संख्या होती है और कुछ परिमेय भी संख्याएं होती है, इसलिए यह कथन क्या है हमारा? असत्य है। आइए आगे की तरफ हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होता है?
चलिए, हम आपको बोले भी थे मैथ बनाना है तो सबसे पहले एक लाइन यानी छोटा सा एक वाक्य पढ़िए। जब तक उस वाक्य को आपको समझ में नहीं आए जब तक आप आगे मत बढ़िए। अगर उस वाक्य को पहले समझिए कि कह क्या रहा है। हमें क्या बोला है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक कितने होते हैं, दो भागों में बांटते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक होते हैं, एक ऋणात्मक। जिन संख्याओं के आगे माइनस का चिन्ह लगा होता है वो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, जिन संख्याओं के आगे प्लस का चिन्ह लगा होता है वह धनात्मक पूर्णांक होता है। तो यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेना, हमें प्लस वाला लेना है। बोला है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं जी। क्या जितने भी धरती पे धनात्मक संख्याएं हैं अगर उसका हम वर्गमूल निकालें तो क्या सभी अपरिमेय संख्या होंगे जी। यही हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। यदि नहीं, फिर बोला है, ये तो समझ में आ गया। यहाँ तक हमें क्या पूछा है, जितने भी धरती पे धनात्मक संख्याएं हैं अगर उसका हम वर्गमूल निकालें यानी उस संख्या पे रूट चढ़ा दे तो क्या अपरिमेय संख्या सभी संख्या होगी जी। यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आता हमें। फिर आगे बोला है यदि नहीं, अगर ये नहीं होता है ऐसा, नहीं ऐसे ही गलत बात बोला नहीं, तो एक ऐसी संख्या कि वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या। अगर नहीं ऐसा होता है तो आप एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल निकाला जाए तो वह एक परिमेय संख्या के रूप में क्या होके निकल के आए। ये जो कथन बोल रहा है क्या सभी धनात्मक वर्गमूल अपरिमेय संख्या होते हैं जी, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नहीं। यह बात गलत है। क्यों गलत है जी, आइए इसके लिए हम कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मान जाइए यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। आइए उदाहरण लेते हैं हम। ये तो हो गया, नहीं होगा जी। क्यों नहीं होगा, जैसे देखिए ध्यान से, अगर मान जाइए यहाँ पे रूट दो देखते हैं, देख ले तो ये क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या। कौन संख्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम रूट तीन लेंगे तो यह भी एक अपरिमेय संख्या होगा। अगर रूट हम चार लेंगे यह भी कौन सी संख्या होगा, अपरिमेय संख्या नहीं होगा। रूट चार का मान कितना होता है, दो होता है। कितना होता है, दो। और दो क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या जितने भी, देखिए दो है जो धनात्मक पूर्णांक है, तीन भी धनात्मक, चार भी धनात्मक पूर्णांक, बोला क्या सभी धनात्मक पूर्णांक अपरिमेय संख्या होगा जी। देखिए ना, यह अपरिमेय संख्या है, यह भी अपरिमेय संख्या है, लेकिन रूट चार क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसलिए सभी धनात्मक पूर्णांक का वर्गमूल अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती, इसलिए हमारा आंसर होगा नहीं। और उदाहरण के लिए क्या, देखिए रूट चार, चार क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। जब चार को रूट के अंदर हम रखे हैं, जब रूट चार का मान निकालने दो आया, दो क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसलिए हमारा यह उदाहरण के रूप में रूट चार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। यानी यह हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। यानी हमारे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यानी रूट चार हमारा उदाहरण के लिए हो जाएगा, यह एक क्या है, परिमेय संख्या। यही हमें क्वेश्चन में पूछा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यानी नहीं, नहीं होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल करें तो वह एक परिमेय संख्या निकल के आए। तो वह संख्या हम चार लिए हैं जिसका वर्गमूल करें तो दो मान निकल के आए, दो एक क्या है, परिमेय संख्या है। आइए आगे की तरफ हम अब देखते हैं। हमारा तीसरा और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट पांच को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि बोला है दिखाइए कि संख्या रेखा पर, आपको संख्या रेखा हम पढ़ा चुके हैं। संख्या रेखा कहते किसे, तो वैसी रेखा जिस पर संख्याओं को अंकित किया गया हो या संख्याओं को दिखाया गया हो उसे कहा जाता है संख्या रेखा। उसी संख्या रेखा पर हमें रूट पांच को क्या करना है, ढूंढना है। यानी रूट पांच कहाँ है उसी को क्या करना, हमें देखना है। आइए इसको देखा जाए तो पूरा बोर्ड पे बिना स्केल प्रकार की सहायता से और पूरा सही बनाने की कोशिश किया जाए तो नहीं बन सकता है, लेकिन हम बोर्ड पे इसको समझाने का प्रयास करते हैं। आप इसको कॉपी पे आराम से स्केल प्रकार की सहायता से उसको बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक क्या करेंगे, हम एक रेखा लेंगे।
मान लीजिए एक रेखा है, क्या है रेखा, अब इस रेखा पर हम संख्याओं को क्या कर देते हैं, अंकित कर देते हैं। एक, दो, तीन, चार, एक माइनस माइनस दो माइनस तीन माइनस चार, ये मान लीजिए संख्या रेखा है। क्या है संख्या रेखा, इन सब के बीच की दूरी आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए। आप स्केल से माप के इन सब बिंदु की दूरी आपस में क्या रखनी है, बराबर रखनी है। अब देखिए √5 को दिखाना है, किसको दिखाना है, 5 में। तो इसके लिए छोटा सा आपको जानकारी होना चाहिए। इस √5 को दिखाने के लिए हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय कहता क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय स्पेशल के एक समकोण त्रिभुज के लिए बनाया गया। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज का जो कर्ण का वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। उसी पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करके यहाँ पर दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस संख्या रेखा पर √5 का मान कहाँ पे होगा। आइए यहाँ पे हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये हमारा समकोण क्या है, त्रिभुज है। मान लीजिए हमारा समकोण त्रिभुज है, यानी कि हमें इस समकोण त्रिभुज में इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, लंब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, आधार बोलते हैं। यानी यह जो भुजा होती है यह हमारा क्या होता है, कर्ण होता है। और यह भुजा जो होता है लंब होता है, और यह भुजा जो होता है आधार होता है। अब इसी समकोण त्रिभुज का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय लागू करके हम दिखाने का प्रयास करेंगे √5 की संख्या रेखा पे कहाँ √5 का मान होगा। अगर एक बात बताइए, √5 की दूरी मापनी है हमें, यानी √5 क्या है, दो। अगर पूछा जाए संख्या पर दो दिखाई दे रहा है, यही तो है दो हमारा, ये दिखा देना। यानी √5 का जो मान होगा इस संख्या रेखा पर कहाँ तक होगा, इस संख्या रेखा पर कहाँ तक होगा √5 का मान, वही इसकी दूरी बता देना है। क्या बता देना है, दूरी, यानी इसकी लंबाई बताना है। √5 का मान जो वैल्यू होगा उसी की लंबाई बताना है। √5 एक का है, अपरिमेय संख्या है, तो उसका जो मान निकालेंगे दशमलव में समथिंग के करीब में जाता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण का वर्ग, यानी इस भुजा का वर्ग इन दोनों भुजा के वर्ग के योगफल के क्या होता है, बराबर। तो हमें क्या करना है, इस भुजा को जो इसमें कर्ण दिया है इसको √5 रखना है। क्या लाना है हमको, √5 लाना है। तो यह √5 कब आएगा, पाइथागोरस प्रमेय कहता है यानी कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी कि पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर देखा जाए तो इसमें कर्ण क्या है, यानी कर्ण 5, हम 5 क्यों लिए हैं, क्योंकि वो √5 की दूरी, टोटल परफेक्ट दूरी कितनी होनी चाहिए, यानी क्या, यानी इसमें लंब और आधार हम क्या रख दे, यानी कि इसमें लंब और आधार का मान क्या रख दें कि इसकी दूरी √5 आ जाए। कितनी आ जाए, 5 आ जाए। बस यही हमें क्या करना है, दिखाना है। अगर यहाँ पे √5 का हम स्क्वायर करते हैं, यानी √5 है, कर्ण कितना लिए हैं, 5 लिए हैं। अगर √5 यहाँ पे रखते हैं, √5 का क्या करें हम, स्क्वायर कर दें लंब, और √5 का स्क्वायर कितना आता है, 5 आ रहा है। क्या रहा है, 5 आ रहा है। तो ये बताइए, अगर यहाँ पे लंब मान के चलिए हम कितना ले लेते हैं, अगर 2 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 2, तो 2 का स्क्वायर करें कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4, प्लस में अगर आधार मान जाते हैं हम 1 ले लेते हैं, कितना ले लेते हैं, 1, 1 का स्क्वायर कर दें तो कितना होगा, 1। अगर देखा जाए 5 बराबर 4, 1 कितना हो जाएगा, 5, जो दोनों आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे बराबर हो जाता है, पाइथागोरस प्रमेय। अब वो दिखाई ही दे रहा होगा, कर्ण कितना लिए हैं, √5। इसमें कर्ण कितना लिया गया है, √5 लिया गया है। इसमें लंब कितना लिए हैं हम, 2 लिए हैं। यानी यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 2। चाहे लंब आप 2 ले सकते हैं, चाहे
लंब आप एक भी ले सकते हैं, अगर एक भी लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, चाहे लंब उतना भी ले सकते हैं आप, या चाहे जो आधार है, यहाँ पे आधार हम कितना लिए, एक लिए हैं। अगर आप चाहते हैं आधार आप कितना लेने के लिए, आधार दो लेने के लिए दो ले सकते हैं। आधार दो भी लीजिए तो दो का स्क्वायर चार होगा, तो इसको एक लेना पड़ेगा, और एक का स्क्वायर कितना होगा एक, और चार एक कितना हो जाएगा पांच, जो पांच क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो इसलिए हमको एक समपूर्ण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, ये समपूर्ण, यानी यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक समपूर्ण त्रिभुज का निर्माण करना पड़ेगा, यानी समपूर्ण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, और वहां से कर्ण निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कर्ण, और जो कर्ण की लंबाई होगी वही हमारा क्या होगा, टोटल संख्या रेखा पर वही हमारा क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। आइए इसको और थोड़ा इधर फ्रेश में और इसको साफ सुथरा से बताते हैं इस चीज को लेके। अगर मान जाइए समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है यह, समकोण त्रिभुज। अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर इसको रूट पांच कितना ले ले हम इसको, रूट पांच ले ले, अगर इसकी दूरी दो ले लेते हैं और इसकी दूरी एक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा, क्योंकि दो का स्क्वायर कितना होता है चार, और एक का स्क्वायर एक, चार एक पांच, और रूट पांच का स्क्वायर कितना होता है पांच, जो आपस में क्या होता है बराबर होता है। यह हमारा पाइथागोरस प्रमेय का होता है। कौन का होता है, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की इस भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है और इस भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो जो इसका कर्ण होगा वो कितना होगा, रूट पांच होगा, कितना होगा, रूट पांच होगा। सिर्फ ऐसा ही एक समकोण त्रिभुज बनाने का हम क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी सेंटीमीटर की दूरी है, देखा जाए दो है, क्या है दो, 2 सेंटीमीटर की दूरी मान जाइए यहाँ से यहाँ तक है। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक दो है, अगर ऊपर इसी पे, अब यहाँ पे वो बना देखिए, समकोण त्रिभुज के लिए बात होता है, पाइथागोरस प्रमेय जो कहता है वो किस त्रिभुज के लिए कहता है, समकोण त्रिभुज के लिए। तो आपको यहाँ पे स्केल से जो भी दूरियां नापनी होगी, आपको स्केल से और पेंसिल से उसको माप के तब इसको एक दो तीन चार ऐसे लिखना है, और उसके बाद क्या करना है, जीरो से लेके 2 सेंटीमीटर आपको क्या करना है वहां पे नाप लेना है। अब उसके बाद नापने के बाद यहाँ पे, अब यहाँ पे प्रकार की सहायता से या चांद की सहायता से आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज तो बनना चाहिए। अगर समकोण त्रिभुज नहीं बनता है तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आप चांद रख के कुछ भी चाहते हैं आप चांद रख के भी बना सकते हैं। चांद रख के जैसे मैंने टिक लगा लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टिक लगा लिया ऐसे, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तो दो हो गया हमारा, और यहाँ से यहाँ ले 1 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी क्या करनी है आपको, लेनी है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर। आप एक क्यों लिए हैं, तो देखिए यहाँ से यहाँ ले दो है, और यहाँ से यहाँ ले 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ ले कितना है 1 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से एक है यहाँ से दो है, तो अप्रोप्रिय कि इसका मान कितना हो जाएगा, रूट पांच निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आएगा, पांच। अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ ले 1 सेंटीमीटर आप लेते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की जो दूरी होगी वह कितनी हो जाएगी, रूट पांच हो जाएगी। यानी कि यहाँ से यहाँ ले 2 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ ले रूट पांच हो जाएगा। अब बस क्या करना है, वही रूट पांच, यानी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एक तरीका आपके पास है, स्केल से यहाँ से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक माप के फिर स्केल से यहाँ पे रख ऐसे काट सकते हैं। या अगर उस तरह से नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास प्रकार उपस्थित है, तो आप करे प्रकार से क्या कर लें, एक छोर को यहाँ पे लगे रखे या एक छोर को यहाँ पे, यानी ऐसे रख के इसको ऐसे, यानी एक छोर यहाँ पे ऐसे रख के ऐसे ऐसे घुमा के काट ले। जब यहाँ पे एक छोर यहाँ पे रखना है आपको, और एक छोर यहाँ पे रखना है। अब इसको ऐसे क्या करना है, सर्कल बनाना है। क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। जो ये जहाँ पे काटेगा वही हमारा क्या होगा, रूट पांच होगा करेगा। यह रूट पांच क्या कर रहा है, दिखा रहा है। क्या कर रहा है, दिखा रहा है। क्यों, कैसे पता चला कि रूट पांच को दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है,
√5। जब इस यहाँ से लेके इस लाइन को हम यहाँ से लेके इस लाइन को जब इस लाइन को उठा कर रखेंगे तो यहाँ से लेके कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, यहाँ तक जाएगी। यही हमारा क्या होता है, √5 जो होता है संख्या रेखा पर निरूपित होता है। हमें आशा है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से यह समझ में आया होगा। ये हमारा संख्या पद्धति का दूसरा लेक्चर था जिसमें प्रश्नावली 1.2 हम बनाए। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। हमें आशा नहीं पूरा उम्मीद है कि आप सभी बच्चों को अच्छी तरह से यह समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।